अच्छा देखो, इसको भी आसान तरीके से समझते हैं, ज्यादा परेशान यानी कॉन्सेप्ट इसका बड़ा बिल्कुल बेसिक सा ले करते हैं। देखो एनिमल सेल और अगर प्लांट सेल की बेसिक कंपैरिजन की बात की जाए ना, तो पहले उसको अलग अलग समझने से ज्यादा जरूरी है कि एक स्टैंडर्ड सेल कैसा होता है, एक स्टैंडर्ड यूकैरियोटिक सेल में का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अगर इसका अंदाजा हमें हो जाए ना, तो फिर एनिमल और प्लांट सेल को डिफरेंशिएट करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। एनिमल सेल हम पहले कवर करेंगे और उसके बाद एडिशनली कुछ स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल में होते हैं वो हम उसके साथ कवर कर लेंगे। तो इस वक्त जो हम आपको सेल शुरू करा रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक सेल से शुरू करा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव, ये इस बहस में नहीं जा रहे कि एनिमल या प्लांट, एक बेसिक स्टैंडर्ड सेल कैसा होता है, चाहे वो फंजाई का हो या बैक्टीरिया का हो या प्लांट का हो या एनिमल का हो, उससे हम बात को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, और कॉन्सेप्ट दूंगा, यकीनन आपको बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें नहीं सीखोगे, और जो चीज सीखोगे ना, कोशिश करो स्कूल में जब जाओ तो छक्के छोड़ा दो। ठीक है जी। अच्छा जी, बिल्कुल बेसिक रफ डायग्राम से जाएंगे। ठीक है, तो अल्लाह आपका भला करे। भाई मेरी आवाज आ रही है ना भाई? क्यों आवाज आ रही है मेरी बच्चों? अच्छा, ठीक हो ठीक हो ठीक हो। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो इमेजिन कर लेते हैं कि माइक्रोस्कोप में हम लोग देख रहे हैं, और माइक्रोस्कोप में हमें ये इस तरह का एक स्मॉल चेंबर, ओवल शेप चेंबर नजर आ रहा है। ठीक है, जिसको हमने इस वक्त सेल का नाम दे दिया। ठीक है, दिस चेंबर राइट नाउ इज कॉल्ड एज सेल। ऑब्वियसली सेल इतना स्मूथ तो होता नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए एक बेसिक रॉ डायग्राम, एक रॉ कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं। ठीक है जी, ये सेल देख लिया। अब मेरा बच्चा गौर से मेरी बात सुनना, क्योंकि इस बात को जब मैं बताऊंगा तो तुम में से ज्यादातर बच्चों को नहीं पता है। देखो, सेल जब असल में जो सेल के अंदर सारी जो वर्किंग यूनिट है वो तो इस हिस्से में है ना, क्या ख्याल है? सेल के अंदर जो सेल जिस वाला को कह रहे हैं, इसमें जो कुछ भी काम हो रहा है वो तो सारा इस रीजन में हो रहा है ना। और ये जो ब्लू है, ब्लू जो लाइन मैंने बनाई हुई है, ये तो असल में एक बाउंड्री है, यस और नो? इट्स ओनली अ बाउंड्री जो उसको कन्फाइन कर रही है, जैसे स्टेडियम होता है। तो भाई स्टेडियम के अंदर मैच तो ग्राउंड में खेला जा रहा होता है, एक बाउंड्री होती है, एक फेंस होती है, जिसके बाहर, जिससे आपको पता चलता है यार यहाँ पर ग्राउंड खत्म है और यहां से बाहर जो है ना वो ग्राउंड नहीं है, फेंस है या स्टैंडिंग है, ऐसे ही है ना। तो बिल्कुल इसी तरह इस बाउंड्री को, जो कि हर सेल में मौजूद है, आप अच्छे से जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, क्या कहते हैं बच्चों इस बाउंड्री को? सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल्स में होती है। तमाम सेल से मुराद क्या है? ये देखो, वायरस में तो सेल ही नहीं था, तो वहां तो जाहिर होगी नहीं, लेकिन बैक्टीरिया में सेल था या नहीं था? बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचना है इस बात को, बैक्टीरिया में सेल था या नहीं था? भाई सेल तो था ना, इनकम्प्लीट ही सही लेकिन था। तो बैक्टीरिया के अंदर भी ये सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह फिर उसके बाद आ जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाए, तो वहां पर भी सेल मेम्ब्रेन होती है। इस तरह फंजाई में आ जाए तो वहां पर भी होती है, प्लांट में आ जाए वहां पर भी होती है, एनिमल में आ जाए वहां पर भी होती है। तो बताने का मकसद ये है कि जो पहली बाउंड्री है, जो पूरे रीजन को कन्फाइन करती है, एक यूनिट में कन्वर्ट करती है, ये बाउंड्री, ये यूनिट हर जगह हर सेल में मौजूद है। यानी बैक्टीरियल सेल में भी है, पैरामीशियम में भी है, प्लाज्मोडियम में भी है, यूग्लिना में भी है, अमीबा में भी है, फंजाई में भी है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, सब जगह मौजूद। हाँ, वायरस में नहीं है क्योंकि वायरस में तो सेल ही नहीं होता। ठीक है जी। अब उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, अच्छा बिल्कुल बताते चलो, सेल मेम्ब्रेन के ही कई नाम हैं। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसी को हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, LEMMA, प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन की, सॉरी, कोई सवाल पूछ रहे बच्चा? जोर से पूछो। किसी ने कोई सवाल पूछा था भाई, जोर से पूछो। अच्छा भाई, तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, ये इसी मेम्ब्रेन के कई नाम हैं, और ये हर सेल में मौजूद होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या कोई भी सेल हो। देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट पता हैं, या आपने गलत, इसीलिए इस दोबारा सबको डिलीट करो, यहां से कॉन्सेप्ट बनाओ, ताकि वो सब कंफ्यूजन खत्म हो जाए जो अब तक तुम लेकर यहां तक आए हो। तो पहली बेसिक मेम्ब्रेन जो हर सेल को, यूनिट को कम, यानी सेल को एक यूनिट में कन्वर्ट कर रही है। इमेजिन करो, इमेजिन करो कि ये यूनिट नहीं है, इमेजिन करो यूनिट नहीं है, तो पीछे क्या बचा? पीछे तो बस ऐसा एक लिक्विड बच गया ना खाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेम्ब्रेन इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करती है, सेल को एक यूनिट बनाती है, वो मेम्ब्रेन कौन सी है बेटा? वो मेम्ब्रेन है ही सेल मेम्ब्रेन, यस और नो?
ठीक है, तो सेल को जो यूनिट में कन्वर्ट करती है वो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो बला मौजूद है, अब ये आ गई अहम बात। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, एनीबॉडी, सेल मेम्ब्रेन ने जो कुछ भी कन्फाइन किया हुआ है, क्या कहते हैं भाई इसे? अब इसमें दो तरह के जवाब आ रहे हैं बेटा, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं ऑर्गेनेल्स। ये जवाब जो दे रहे हैं वो सही कह रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है बेटा, इस मटेरियल को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, नो नॉट साइटोप्लाज्म। मुझे अंदाजा है कि कई बच्चों को नहीं फर्क पता, इसलिए अब यहां पर आपको फर्क जानना पड़ेगा। देखो भाई, सेल एक यूनिट का नाम था, इसकी बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो कुछ भी इसके अंदर है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और प्रोटोप्लाज्म, सर बाउंड्री को सेल वॉल कहते हैं, नहीं बेटा अभी सेल वॉल कहां आ गई, सेल वॉल आएगी तब मैं बताऊंगा। अभी मैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए यहां से इस तरह से शुरू कर रहा हूं। सेल वॉल का कोई जिक्र नहीं है, वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट अ स्टैंडर्ड सेल, और सेल वॉल इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, तो इसलिए सेल वॉल जब आएगी मैं बताऊंगा, अभी जो बता रहा हूं इट्स दीज आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर देयर इन एवरी सेल। ठीक है, इररिस्पेक्टिव के वो एनिमल है या प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा लेमा की जो टर्म है वो ए लेवल्स में एक्सेप्टेड है, आपका जो ओ लेवल्स है उसमें सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों एक्सेप्टेड है। तो बेटा फिर बताया मैंने क्या, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ है वो क्या कहलाता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म का डेफिनेशन आ जाता है कभी कभी लिखने के लिए, तो प्रोटोप्लाज्म को लिखते हैं, इट इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल। क्या लिखा मैंने, लिविंग सब्सटेंस। क्या मतलब हुआ, देखो भाई, सेल के अंदर जो कुछ भी काम हो रहे हैं, जो कुछ भी फंक्शन हो रहे हैं, जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या वो एक्टिविटीज इसी रीजन में नहीं हो रही भाई, इसी रीजन में हो रही है ना। इसका मतलब है सेल को लिविंग बनाने वाली जो मटेरियल है वो ये प्रोटोप्लाज्म है, इसलिए हम सेल्स को लिविंग सब्सटेंस कहते हैं, लिविंग सब्सटेंस। और जब इस लिविंग सब्सटेंस को एक बाउंड्री घेर लेती है तो ये एक कंप्लीट यूनिट बन जाता है जिसे सेल कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, दोबारा समझो कि भाई सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो तो इसी रीजन में हो रही हैं, तो इसलिए इस रीजन को लिविंग रीजन कहते हैं, लिविंग सब्सटेंस कहते हैं, नाम इसका बायोलॉजिकली प्रोटोप्लाज्म है। और जब इसे एक बाउंड्री कन्फाइन कर लेती है, अब ये कंप्लीट यूनिट बन जाता है, और इस यूनिट को सेल कहते हैं, और इस बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी टिल दिस पॉइंट? बेटा बात समझ आई है यहां तक? हेलो भाई, कमेंट बॉक्स में बता दो, हेलो एम आई ऑडिबल? ओके, चलो चलो चलो, ठीक है। अब आपके दिमाग में, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल पैदा हो गया होगा कि भाई प्रोटोप्लाज्म तो सर ने बता दिया, हम तो साइटोप्लाज्म सुनते आ रहे थे, उसकी क्या चक्कर है, चलो वो भी समझाते हैं, एक एक चीज क्लियर करेंगे, टेंशन लेने की नहीं है बिल्कुल भी। अब आ जाओ बेटा जरा साइटोप्लाज्म को भी समझ लेते हैं। देखो, जब हम एक स्टैंडर्ड सेल की बात करते हैं, यानी अब सेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म आ गया, सब कुछ जो कुछ है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब सेल के जब हम अंदर घुसते हैं, तो सेल के अंदर घुसने के बाद जो हमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर नजर आता है, डेंस स्ट्रक्चर, सबसे बड़ा ये डेंस स्ट्रक्चर जो मैं यहां बना रहा हूं, ये जरूरी नहीं सेंटर में हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर हमें नजर आता है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है बेटा? वी ऑलरेडी नो दिस, ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियस। अब यहां से बात को समझो बहुत ध्यान से, न्यूक्लियस। अब मेरे बच्चे, असल में जो प्रोटोप्लाज्म है ना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। कैसे बेटा? सेल मेम्ब्रेन से लेकर, लिसन वेरी केयरफुली, सेल मेम्ब्रेन से लेकर, फिर सुनना, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का जो रीजन है बेटा, ये रीजन साइटोप्लाज्म कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का जो रीजन है, ये रीजन साइटोप्लाज्म कहलाता है। और ये जो मेम्ब्रेन यहां नजर आ रही है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ है, मैं इसे येलो कलर में दिखा देता हूं, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म,
ठीक है जी। तो अब उम्मीद है जिन बच्चों को कंफ्यूजन थी उनको पहले ही चीज क्लियर होगी। दोबारा समझिएगा। नंबर वन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ है वो सारा कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। अब इस प्रोटोप्लाज्म को अगर हम डिवाइड करें तो दो रीजन हैं, दो हिस्से हैं। एक जो है न्यूक्लियस के अंदर का हिस्सा है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये क्यों अलग है? क्योंकि ये ज्यादा डेंसर होता है, ये ज्यादा गाढ़ा होता है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो ये हमें ज्यादा डार्क नजर आता है बिकॉज इट इज मोर डेंसर। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। जबकि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक का रीजन है, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये रीजन रिलेटिवली जो है वो थिनर होता है कंसिस्टेंसी में, यानी इसमें जो लिक्विड है वो लिक्विड जो है वो थोड़ा सा डेंसिटी वाइज कम होता है, थिनर होता है, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है जी। तो अगर आप समझना चाहें तो इन दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये यूं कह लें कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर क्या बन जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो असल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल मौजूद है दैट इज प्रोटोप्लाज्म, जिसकी फर्दर डिवीजन में जब हम जाते हैं तो उसमें साइटोप्लाज्म आ जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक जो चीज मौजूद है वो साइटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? क्या यहां तक बात समझ में आ जाती है? प्रोटोप्लाज्म कैन रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस। भाई सेल, जब सेल डिवीजन हो रही है उसमें असल में प्रोटोप्लाज्म ही तो डिवाइड हो रहा होता है बेटा। ठीक है, सेल डिवीजन में प्रोटोप्लाज्म ही डिवाइड हो रहा है। सर न्यूक्लियोप्लाज्म एक दफा और समझा दे प्लीज बेटा। अभी के लिए इट्स वेरी सिंपल कि भाई ये जो एक स्ट्रक्चर मैंने सेंटर में बनाया है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर, इसमें भी तुम्हें एक मेम्ब्रेन मैंने बना के दिखाई है विच इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से लेकर इस मेम्ब्रेन तक जो मैंने ऑरेंज लाइन से शो किया हुआ है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये है हमारा साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बनाई हुई है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो मैंने येलो येलो पूरा दिखाया हुआ था, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो येलो हिस्सा दिखाया हुआ था, ये पूरा हिस्सा जेली लाइक, ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। कैन यू राइट प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एज वेल? बेटा बिल्कुल सिंपल है, मैं दोबारा बता देता हूं, मैं अभी ऑडियो पे भी ले लेता हूं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द रीजन इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो मैं ऐसे लिख भी देता हूं, इट इज द रीजन, इट इज द रीजन इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म है इसको भी लिख देता हूं। साइटोप्लाज्म क्या है? रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। जी, अब कोई सवाल है तो पूछें।